हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज सेकेंड चैप्टर का सेकेंड नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ओके, सो अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज, देखो हम लोग ने पिछले क्लास में ऑलरेडी जाना कि भाई गवर्नमेंट को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट जब एक कंट्री के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उससे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, उससे बहुत सारे बेनिफिट एज अ होल इकोनॉमी को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखने जाएंगे, so human development has been one of the priorities of the government since independence। पहले से फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो हमने बनाए थे वर लॉन्च टू क्रिएट नॉट ओनली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बट हमें कंट्री के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना था। बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर मेरिट गुड्स बोलो या पब्लिक गुड्स बोलो, जो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। तो जब लोगों के वेलफेयर के गुड्स की बात आती है तो गवर्नमेंट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ वेरी लो कॉस्ट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, दे डिजर्व गवर्नमेंट फंडिंग। एजुकेशन बहुत सालों तक गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर चला है, हेल्थ केयर बहुत सालों तक गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर ही चला है, सो दैट द कवरेज इंक्लूड द एंटायर पॉपुलेशन। मेरे जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बेनिफिट्स, कुछ स्कीम्स निकाली थी। तो वो कौन सी स्कीम्स है, हम लोग वो देखने की ट्राई करते हैं। सो फॉर एजुकेशन देख लो भाई, एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली, सिर्फ इसके ऊपर आंसर मार्च 2023 में एंड अक्टूबर 2019। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर करो, लेकिन 2 बार ये आंसर आ चुका है। सो आई फील कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इंडिया इज अ नेशन ऑफ यंग पीपल। भाई इंडिया में अगर आप मानोगे नहीं, 15 से लेके 24 साल के लोग, कौन सा हम लोग ने लास्ट हमारा 2011 का सेंसस, उसके बाद भी हुआ है, लेकिन 2011 के सेंसस का सिर्फ बात करें हम लोग तो 15 से लेके 24 की एज के लोग, अभी मतलब मेरी एज भी इसमें ही आती थी वो टाइम पे, सो कंप्राइजेस ऑफ 19.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब ये जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बोलते हैं ना सूद का सूद। वो बूढ़े ही लोग, ऐसे हमारे दादा दादी लोग बोलते थे कि उनको हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है, हमें ज़्यादा प्यार करते दादा दादी, क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे हैं। तो वैसे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब ये करंट अभी तुरंत नहीं बेनिफिट देने वाला है, लेकिन आने वाले 5, 10, 15 साल बाद यही वो डेमोग्राफिक जो हमारा यूथ है, यहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ टू द फुल, इंडिया को क्या करना पड़ेगा वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए? तो वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करो, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन कि जैसा, ठीक है ऐसा एजुकेशन जो उनको जॉब अच्छे से मिल पाए। द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इफ वेल इक्विप्ड एंड विद एजुकेशन एंड स्किल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगर उसको हमने प्रॉपर डेवलपमेंट दिया, प्रॉपर स्किल्स दी, प्रॉपर एजुकेशन दिया, तो वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत काम आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाला था इसके लिए? सबसे पहला पॉलिसी था सर्व शिक्षा अभियान, मीन्स सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर में। The act makes mandatory that every child has the right to elementary education। 11 आई थिंक सो 8th और 9th ग्रेड तक का कंपलसरी एजुकेशन कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा, क्या नाम यूज किया है? सर्व शिक्षा अभियान का समग्र मीन्स एवरीवन शुड बी एजुकेटेड। ठीक है, कोई बच्चा बिना पढ़ाई का नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्कीम आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अगर आप लोग को पता होगा तो आज भी बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस है
जहाँ पे गर्ल्स के लिए फीस पूरे साल की 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 50 रुपया ऐसी होती है, एंड वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल दैट कम्स अंडर दिस स्कीम, ठीक है। स्कूल्स में ये बहुत चलता है, ठीक है। फिर आता है कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV करके एक स्कूल अलग से ओपन की है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। बालिका विद्यालय है तो नाम से समझ में आ रहा है दैट इट इज फॉर गर्ल्स। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004, सेटअप पर रेसिडेंशियल स्कूल्स बनानी थी, ठीक है। बेसिकली इट वाज फॉर SC ST एंड OBC वालों के लिए था, माइनॉरिटीज वालों के लिए था, जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, ठीक है। 75-25 का रेशियो था, सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन, मतलब सेंटर यहाँ पे 75% कंट्रीब्यूशन दे रहा था और स्टेट यहाँ पे 25% कंट्रीब्यूशन दे रहा था, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट था नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स। आज ही मुझे कहीं पे तो मैं गया था तो बच्चे बोल रहे थे सर हमारे स्कूल में खिचड़ी मिलता था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारे ज़माने में क्या होता था, हम स्कूल में क्या खाते थे, वड़ा पाव, समोसा पाव, 5 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, 3 रुपये का वड़ा पाव खाया, 1 रुपये का चटनी पाव खाया और लास्ट में 1 रुपये का जीरा गोली लेते थे और वो क्लास में बैठ के वो खाते थे, उससे ज़बान लाल लाल हो जाती थी। तो मैं तो उसकी बात कर रहा था, वो बोलते सर हमारे स्कूल में खिचड़ी मिलती थी। ये कौन सी स्कूल है जहाँ पे खिचड़ी मिलती है? बाद में पता चला ओके ये जो है वो गवर्नमेंट का मिड डे मील प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? मिड डे मील, जहाँ पे बच्चों को ऐसा होता है कुछ नहीं भाई, पढ़ाई हो ना हो अपन जाके खाना खा लेंगे। सी फॉर अस इट इज़ समथिंग टू लाफ ऑन कि भाई खाना खाने कौन जाता है सर, बट बहुत सारे लोगों को जो अफोर्ड डेली अर्निंग वेज अर्नर्स जो होते हैं, सो फॉर देम इट इज़ डिफ़िकल्ट डे टू डे खाना भी। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक खाने की लालच से भी स्कूल चले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई भी हो जाता है साथ में उनका, ठीक है। सो यस, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, PM पोषण जिसका नाम है। इट इज़ अ सेंट्रली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी द्वारा स्पॉन्सर्ड, नॉट मोदी जी पर्सनली ऑफ कोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, ठीक है। मिड डे मील रिवाइज्ड एंड यूनिवर्सलाइज्ड एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, सितंबर 2004 से। हाँ, इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग कुक्ड मील्स, खिचड़ी रहता है जनरली, ठीक है, चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट हेल्प स्कूल्स होती है, लोकल बॉडी स्कूल्स, म्यूनसिपल स्कूल्स, वहाँ पे, ठीक है। हैज़ बीन रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ओके, यार ये चीज़ें कुछ लिखोगे तो अच्छा है, याद रखो। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डू इज inclusive education for disabled and secondary stage. Now what does this means? Disabled person, if एक disabled person को आगे पढ़ाई करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ निकाल रही है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उसके अंदर आपको जो भी एड्स रिक्वायर्ड है, स्टडी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आपको हॉस्टल चाहिए, ठीक है, फॉर डिसेबल्ड पीपल। वो लोग बहुत बार क्या होता है, उनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। मे बी इफ समवन इज ब्लाइंड, समवन इज डेफ, समवन इज नॉट एबल टू स्पीक समथिंग, और मे बी फिजिकली डिसेबल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट लोकल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, लर्निंग मटीरियल, स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी चीज़ें इस स्कीम के थ्रू अवेलेबल करा के दे रही है। उसके बाद मॉडल स्कूल स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मॉडल स्कूल स्टार्ट की है। तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, टोटल 6000 स्कूल स्टार्ट की है। उसमें से 3500 जो है प्योरली इट इज़ गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल, गवर्नमेंट की स्कूल रहेगी, एंड 2500 जो है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये ऐसे करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे मॉडल स्कूल्स ओपन किए हुए हैं। साक्षर भारत, यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि लिटरेसी लेवल अपना बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को 80% लिटरेसी लाना था। तो साक्षर भारत एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, बेसिकली गांव में जाके वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। जहाँ पे फीमेल लिटरेसी कम है वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है थ्रू साक्षर भारत। ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान। जैसे कि हम लोग ने आगे देखा सर्व शिक्षा अभियान, ऐसी 2-3 स्कीम्स थी। गवर्नमेंट ने वो 2-3 स्कीम्स को मर्ज करके एक नया स्कीम स्टार्ट किया यूनियन बजट में पास करके, दैट वाज समग्र शिक्षा अभियान।
ठीक है। तो इसके अंदर तो उन्होंने प्ले ग्रुप से लेके क्लास 12 का पूरा एजुकेशन इंक्लूड कर लिया, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इसमें 3 स्कीम्स कौन सी इंक्लूड थी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। ये 3 चीजें, ये 3 स्कीम मर्ज करके एक समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखो इंडिया में, इंडिया सेंट्रिक होके यहाँ पे कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्हाट्सएवर कोई भी स्ट्रीम लेके हमको हायर एजुकेशन की ज़रूरत थी जो जॉब सेंट्रिक हो पाए, थोड़ा हमारी कंट्री के हिसाब से हो पाए। सो इंडिया को हम क्या एक बनाना चाहते हैं जो पावर हाउस है एजुकेशन के लिए, कि अब्रॉड से लोग यहाँ से, अभी तो ऐसा हो रहा है दैट पीपल आर गोइंग अब्रॉड एजुकेशन के लिए। बहुत सारे, यू वोंट बिलीव, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में है जहाँ पे दूसरी कंट्रीज से लोग पढ़ने आते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया का इसके थ्रू एक टारगेट था कि हमको एक पावर हाउस बनना है एजुकेशन के इसमें, जहाँ पे हम लोग हायर एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट कर पाए, अफोर्डेबल एजुकेशन कर पाए। तो उसके लिए यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक यूजीसी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, एक इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देती है, ठीक है। सो उन्होंने स्टार्ट किया था मेडिकल कॉलेजेस और बहुत सारे, अगर देखेंगे IIMs, AIIMs, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने। एंड इसके अंदर एक और चीज़ आती है NAC एंड AICTE, जो जनरली एक ऑडिट के लिए या एक सर्टेन लेवल, एक स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करने के लिए स्कूल्स के लिए होता है। AICTE जनरली टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इसके थ्रू एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया में लाना चाहती थी कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लेवल होना चाहिए जो हम एजुकेशन में देना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये RUSA इज अ सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। ये भी जनरली डिग्री कॉलेजेस और उसके लिए होती है। ये इनोवेशन लाने के लिए एजुकेशन में एंड एक हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए एक हाई लेवल का थोड़ा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूरा फंडेड रहता है, ठीक है, कॉलेजेस एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में आया था। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एजुकेशन को इंडिया सेंट्रिक, इंडिया के हिसाब से बनाओ, एंड दूसरी चीज़ ग्लोबल नॉलेज पावर हाउस जो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या चेंजेस लाए? तो यूनिवर्सलाइजेशन, जो हमारा 10+2 का स्कीम था वो हटा के हमने स्क्रैप कर दिया। 5+3+3+4, 5 साल तक एग्ज़ाम होगा बट एग्ज़ाम में कोई पढ़ाई होगा, पढ़ाई में एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर 3 साल तक हम एग्ज़ाम देंगे बट वेरी बेसिक एग्ज़ाम और कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलग होंगे। उसके बाद 3 साल तक जो हमारा बोर्ड जैसे होता था वैसे होगा। 4 साल का ये बैचलर्स कोर्स होगा जो पहले 3 साल का होता था, ठीक है। और उसके बाद 2 साल 3 साल का मास्टर्स कोर्स होगा। तो वैसे करके गवर्नमेंट ने ये एक यूनिवर्सलाइजेशन किया है सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ाई पे ध्यान दें। उसके लिए ये स्कीम निकाली गई थी, ठीक है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यस। फिर आया नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नंबर्स एंड बेसिक एक लिटरेसी कंट्री में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया था, ठीक है। रिमूवल ऑफ रिजिड सेपरेशंस, अभी कंट्री के अंदर है ना, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ तो कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ रिजिड सेपरेशन है। मैंने देखा है बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स जैसे कि कैम्ब्रिज बोर्ड से एसोसिएटेड, IB बोर्ड से जो होते हैं, दे हैव अ सिस्टम दैट एक साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकता है। मेरे पास बहुत सारे ईको पढ़ने बच्चे आए हैं जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन किया है रिजिड, उसको हटाना है। मतलब आप अदर सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिक्स ले सकते हो, ठीक है। उसमें करिकुलम एक्टिविटीज़, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, क्लास 5 से लेके 8 तक मदर टंग कंपलसरी बच्चों को सिखाया जाएगा। रिडक्शन इन ड्रॉप आउट्स, देखो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो सपोर्ट है, एजुकेशन सेंटर्स है, इस तरह से हम बनाएंगे कि हमारे ड्रॉप आउट्स कम हो जाए,
ठीक है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा बच्चों के ऊपर, सो ऑटोमेटिकली उनको पढ़ाई करने का मन होता रहेगा। असेसमेंट सिस्टम मैंने जो बोला आप लोगों को, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर आ जाएंगे, एनालिटिकल पे आ जाएंगे, रेटर देन अभी जो रॉट लर्निंग हमारा चल रहा है उससे हट जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा उनके एग्जाम्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, रेदर देन रॉट लर्निंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिवनेस, स्पेशल एम्फेसाइजेस विल बी गिवन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिनके पास पैसे नहीं है या सोशली उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो डिसएडवांटेज रीजन्स होते हैं वहाँ पे। हायर एजुकेशन, अभी ये सब कुछ सिंगल अम्ब्रेला में आ जाएगा हायर एजुकेशन, लेकिन सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हम लोग हमारे अंडर नहीं ले सकते क्योंकि उसका काउंसिल पूरा अलग होता है, ठीक है। एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC जो है, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, वो एक बनाया गया है। जनरल एजुकेशनल काउंसिल बनाया गया है एक स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स प्रोवाइड करना है उसके लिए। फिर नेशनल एक्रेडिशन किसको किसको देना है, सारे यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिशन देना है नहीं देना है, तो उसके लिए बहुत सारे काउंसिल्स बनाए गए हैं, ठीक है। दिस बॉडीज विल रिप्लेस द करंट हायर अथॉरिटी जो UGC वगैरह है, उनको रिप्लेस करके ये सारी एजुकेशन काउंसिल जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लाई थी। अब हम लोग देखेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। हेल्थ केयर ऑफकोर्स इज़ अ मेरिट गुड, क्योंकि लोगों के भलाई के लिए है, वेलफेयर के लिए है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इसकी होती है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है अगर हमको इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाना है। कोविड के टाइम पे अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती अवेलेबल तो हमारा ग्रोथ या हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता। बट इन अ डेवलपिंग कंट्री नॉट मैनी पीपल कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट, ठीक है। वो टाइम पे 7 लाख 8 लाख रुपया एक बेड का ले रहे थे, तो सब नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। बट गवर्नमेंट के कोविड से केयर सेंटर्स थे, तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल गई। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छा खासा है, ठीक है। 2 एस्पेक्ट्स है इसके अंदर, एक हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और दूसरी पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, तो प्राइमरी लेवल, एट दिस लेवल हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो लोकल हमारे वहाँ आसपास में हॉस्पिटल्स होती है उसकी बात करें, सब सेंटर्स जो होते हैं located in underdeveloped and remote rural areas, each covering a population of 3000 से 5000 लोगों के लिए। Besides providing basic health care, they also educate people about healthy living, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, sanitation कैसे important है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट्स आर एंटायरली फंडेड, नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सब सेंटर्स आर एंटायरली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कितने सब सेंटर्स हैं इंडिया में, 1,57,921 सब सेंटर्स इंडिया में है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये 2000 से 3000 लोगों के लिए होते हैं। इंडिया में कितने हैं, 30,813 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ठीक है। ये अर्बन में रूरल में होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंडरी लेवल, एट दिस लेवल there are community health centers and district hospitals, okay। community health centers, these are primarily in semi urban cities, थोड़ा semi cities जो होते हैं 8,000 से 1,80,000 से लेके 1,20,000 लोगों के बीच में यहाँ पे मतलब कवर करते हैं उतने लोगों के बीच में। they are entirely funded by state government, okay। कितने public health centers है, communities है, so it is 5,649, okay। सब डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 से 500 रेंजिंग के बीच में बेड्स होते हैं यहाँ पे। 810 डिविजनल हॉस्पिटल्स है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं एंड 1193 सब डिविजनल है, ओके फाइन। टर्शियरी लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे ऑल इंडिया एम्स के बारे में तो ऑफकोर्स हमने सुना ही है, और ये तो पूरे कंट्री लेवल पे आते हैं, सो काफ़ी सारे एम्स है। सो दिस आर द स्पेशलाइज होते हैं ये
दे आर कंट्रीज प्रीमियर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश. These are the regional cancer centers that are joint responsibilities of center and state government. ठीक है. Medical colleges and hospitals, these are the state government owned, funded. Okay, government यहाँ पे own भी होते हैं, fund भी करते हैं. They play a very significant role in providing general and specialized healthcare services. They are state level premier medical college. ठीक है. जैसे एम्स है वैसे ही है, बट ये स्टेट लेवल होता है, ये नेशनल लेवल पे है. ओके. इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS सो वर पब्लिश्ड इन 2007. रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ ये सब के लिए ही था. सेट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स शुड बी फॉलोड बाय हेल्थ सेंटर्स एंड hospitals to make public healthcare services more effective. The standards are revised from time to time and IPHS was last revised in 2022. Okay. अभी पब्लिक देखो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में आई कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के है. बट अभी आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज हेल्थ केयर के लिए. ठीक है. करंटली द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ इज ओनली 1.8%. मतलब जितना भी GDP आता है उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 1.8% हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहा है. Some of the programs and policies currently being implemented have been discussed below. जैसे कि first National Health Mission was launched in 2013 with the aim of providing universal access to equitable, affordable and quality health care services through infrastructure. ठीक है कि एक अच्छा खासा उनको एजुकेशन सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको अवेलेबल होनी चाहिए. उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था. फिर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था विच इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम. कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि चलो HIV एड्स हो गया, ऐसे बहुत सारी कम्युनिकेबल TB हो गया. ठीक है. तो इंडिया में बोलने जाओ तो TB के लिए बहुत अच्छा खासा, HIV एड्स के लिए बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रहा है, दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहा है, एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस बहुत क्रिएट कर रहा है. सो येस, उसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे. सो इट वॉज कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज पुअर लिविंग कंडीशंस कैन स्प्रेड दिस डिजीज रैपिडली. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर implements programs like HIV AIDS program through the Department of AIDS Control. ठीक है. The program includes training of the staff, guidelines for testing and treatment and providing counseling support. ठीक है. फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इंजरी या ट्रॉमा के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट ने. अंडर दिस द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम्स लाइक द नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, दांतों के लिए था ये. ठीक है. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये भी था. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, बहुत बार होता है कि बच्चों को बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से डेफनेस क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम्स निकल रहा था. ब्लाइंडनेस भी होती है बच्चों को, कुछ जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनके साथ कुछ ऐसे घटना हो जाती है तो ब्लाइंडनेस आ जाती है या कुछ. ठीक है. तो उसके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे विच इंक्लूड्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए टेटनस के, डिप्थीरिया के, मीजल्स के, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स दिए जाते हैं अंडर दिस प्रोग्राम इम्यूनिटी के लिए. पल्स पोलियो प्रोग्राम, वी ऑल आर अवेयर कि इंडिया में पल्स पोलियो का बहुत अच्छा चल रहा है. एवरी मंथ हम लोग देखते हैं कुछ एक फिक्स डेट्स होती है, आपके घर आके आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ये वैक्सीन बच्चों को दी जाती है. 0 से लेके 5 साल के बच्चों के लिए होता है. ठीक है. हाँ, जैसे कि मैंने कहा था सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि लास्ट केस 2011 में आया था, मतलब 13 साल हो गए, एक भी केस आया नहीं है उसके बाद. ठीक है. पुअर पेशेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 1997 में ये प्रोग्राम आया था. ठीक है. फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सच पेशेंट्स इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट गिवन टू द हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट इज अंडरगोइंग, मतलब वहाँ जो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट, वॉट एवर इट इज़, एक थोड़ा छोटा सा अमाउंट आपका बिल गवर्नमेंट पे करती है. उसके लिए ये स्कीम आया था. ठीक है. ओके. फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जो एजेड लोग होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रोग्राम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। जनरली ये किसके लिए होता है, तो स्ट्रीट वेंडर्स जो थे, वर्कर्स जो थे, रेलवे पोर्टर्स जो है, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉय स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटोज़, ठीक है, तो उन लोग का बहुत कम नॉमिनल कॉस्ट पे अच्छा खासा हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ बेनिफिट कवर करती है अंडर राष्ट्रीय बीमा योजना। इट्स अ काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस गिवन टू देम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये सब चीज़ें, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, माता को एक प्रॉब्लम हो रहा है, नए बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, या थोड़े बड़े बच्चे को या एडोलसेंट को, ठीक है, कुछ भी तरह का हेल्थ इश्यू होता है तो उसके लिए पूरी बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है जिसके अंदर आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग, सी ऑल दिस इज थियरी, थोड़ा ज़्यादा है, सो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आप अंडरलाइन कर सकते हो। नोट्स आपके पास ऑलरेडी मैम के थ्रू मिल जाएंगे, हिमल सर के थ्रू मिल जाएंगे, सो आप सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हो। एंड उतनी चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट लिखे तो भी बहुत हो गया, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द पॉलिसी वॉज अनाउंस विद द गोल ऑफ अचीविंग हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वेलबींग फॉर ऑल एजेस, सबके लिए, कोई भी डिजीज़ हो, कुछ भी हो उसके लिए। कैसे, तो फर्स्ट हमको एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी थी 70 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चा एक जन्म लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसको 28 पर 1000 करना था, ठीक है, ओके। अचीव द गोल ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020 टर्म्ड एज टारगेट ऑफ 90-90-90 फॉर HIV/AIDS 90% ऑफ पीपल लिविंग विद नो देयर HIV स्टेटस, मतलब सबको पता होना चाहिए वेदर आई एम HIV पॉजिटिव और नॉट। 90% लोगों को एटलीस्ट 90% पीपल शुड डायग्नोस विद इन्फेक्शन शुड रिसीव, उनका जो भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, रेट्रोवायरल, वो मिल जाना चाहिए। एंड 90% लोगों को वो थेरेपी विल हैव वायरल सप्रेशन, ट्राई करेंगे कि वायरल जो है वो उसको कम कर देंगे हम लोग 90% लोगों का, ठीक है। फिर रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, कम करना है हमको टू 0.25% पर 1000, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोग ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए तो पॉसिबल है, वो हम लोग कम कर सकते हैं थ्रू ट्रीटमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। मोस्टली अभी वो क्योरेबल हो चुकी है ब्लाइंडनेस तो। देन टू अचीव द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ बाय इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट थ्रू स्वच्छ भारत अभियान, कि भाई डिजीज़ ना फैले। 9 देखो, कोविड-19 पेंडेमिक में हमने अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया, ठीक है। जनवरी 2020 में अपने को मालूम पड़ा तो उसके बाद हमने लेबोरेटरीज, टेस्टिंग, वैक्सीन्स, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हम लोग ने कर चुके हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी on 16th January 2021. The vaccination drive was a major challenge for the government considering the scale. अपना भाई 150 करोड़ लोग थे तो पॉसिबल है, थोड़ा इजी तो नहीं होगा, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हैव बीन सक्सेसफुल इन यूजिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू अचीव द टारगेट ऑफ मास इम्यूनाइजेशन। सबको इम्यूनिटी जो बूस्टर वूस्टर चाहिए था सब दे दिया। एंड हम लोग ने कोविड-19 का वैक्सीन ड्राइव सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में है, PDF मैंने ऑलरेडी दी है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना पार्ट मैंने रीड किया है उसको अंडरलाइन करके सिर्फ वही मार्किंग्स रीड कर सकते हो, पूरा इन डिटेल इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।